स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में थोड़ा अंदर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर टेस्ट एनजी पर बात करेंगे, जो ऑटोमेशन में बहुत काम आता है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं अमोल उजगारे के। देखते हैं ये टूल क्यों इतना ज़रूरी है। आज का मकसद है टेस्ट एनजी की मेन चीज़ें समझना, टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, एनोटेशंस क्या बला हैं और ये वेरिफिकेशन में कैसे मदद करता है। हाँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग का सफर भी देखिए ना। पहले सिंपल मेन मेथड से शुरू हुआ, फिर JUnit जैसे फ्रेमवर्क आए। पर जब बहुत सारी टेस्ट क्लास हों तो उन्हें एक साथ चलाना वो थोड़ा मुश्किल था। वहीं पर टेस्टng की जरूरत पड़ी, खास तौर पर उसकी testng.xml फाइल के साथ। वो एक तरह से मास्टर कंट्रोल है। अच्छा, तो testng.xml एक कंट्रोल पैनल जैसा, और इसे चलाने के लिए कुछ सेटअप वगैरह भी करना पड़ता है, फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं? बिल्कुल। पहले तो आपको मेविन रिपॉजिटरी या कहीं से टेस्टng की जार फाइल्स लानी पड़ेंगी, और उसकी जो डिपेंडेंसी हैं जैसे JCommander वो भी। और अगर आप Eclipse जैसा IDE इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें टेस्टng का प्लगइन डालना पड़ता है। उसे सीधे रन विद टेस्टng का ऑप्शन आ जाता है। काफी आसान हो जाता है काम। ओके, तो ये शुरुआती सेटअप जरूरी है। हाँ, इसके बिना आप टेस्टng के फीचर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेटअप हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास सैकड़ों टेस्ट केस हैं, कुछ लॉगिन के, कुछ पेमेंट के, कुछ प्रोफाइल अपडेट के। इतने सारे टेस्ट को मैनेज कैसे करें? यहाँ ग्रुप्स की बात थी। हाँ, ग्रुपिंग ये टेस्टng की एक बहुत बड़ी खूबी है। कैसे, मतलब? सोचिए, आपको सिर्फ पेमेंट से जुड़े टेस्ट चलाने हैं, या मान लीजिए अभी ईमेल वेरिफिकेशन वाले टेस्ट नहीं चलाने। तो आप enging.xml में अपने टेस्ट मेथड्स को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे लॉगिन, पेमेंट, ईमेल। फिर आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है। इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए 10 क्लास में ईमेल के टेस्ट फैले हुए हैं, तो बस ईमेल ग्रुप को एक्सक्लूड कर दो testng.xml से, और वो नहीं चलेंगे। बिल्कुल, यही फायदा है। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये बहुत काम आता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो वाकई काम का फीचर है। अब आते हैं एनोटेशंस पर। एट बिफोर मेथड, एट आफ्टर मेथड, एट बिफोर क्लास, एट आफ्टर क्लास। ये थोड़े कंफ्यूजिंग से लगते हैं। हाँ, शुरू में लग सकते हैं, पर असल में ये टेस्ट के चलने के तरीके पर आपको बहुत बारीक कंट्रोल देते हैं। एट बिफोर मेथड और एट आफ्टर मेथड, ये हर एक एट टेस्ट वाले मेथड से ठीक पहले एट बिफोर मेथड और ठीक बाद एट आफ्टर मेथड चलते हैं। हर एक टेस्ट के लिए, जैसे हर टेस्ट से पहले ब्राउजर खोलना और बाद में बंद करना। हाँ, मान लीजिए वैसा कुछ करना हो, हर टेस्ट के लिए फ्रेश सेटअप और क्लीन अप। ओके, और फिर एट बिफोर क्लास, एट आफ्टर क्लास, ये अलग कैसे हैं? ये क्लास लेवल पर काम करते हैं। एट बिफोर क्लास किसी एक क्लास के सारे टेस्ट शुरू होने से पहले सिर्फ एक बार चलेगा, और एट आफ्टर क्लास उसी क्लास के सारे टेस्ट खत्म होने के बाद सिर्फ एक बार। अच्छा, तो ये पूरी क्लास के लिए कॉमन सेटअप या क्लीन अप के लिए हुआ? जी हाँ, जैसे क्लास के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना हो शुरुआत में, या कोई फाइल बंद करनी हो आखिर में। फिर एट बिफोर टेस्ट, एट आफ्टर टेस्ट और एट बिफोर स्वीट, एट आफ्टर स्वीट भी होते हैं। इनका क्या रोल है? हाँ, वो और बड़े लेवल पर है। एट बिफोर टेस्ट और एट आफ्टर टेस्ट जो testing.xml में टेस्ट टैग होता है ना, उसके दायरे में चलते हैं। और एट बिफोर स्वीट और एट आफ्टर स्वीट तो सबसे ऊपर। पूरे टेस्ट स्वीट मतलब सारी क्लासेस, सारे टेस्ट, सबके शुरू होने से पहले एट बिफोर स्वीट चलेगा एक बार, जैसे पूरे टेस्टिंग सेशन के लिए एक बार लॉगिन करना। बिल्कुल, और फिर सबके अंत में एट आफ्टर स्वीट चलेगा, जिसे लॉग आउट करने के लिए। इससे बार बार वही कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, रिपीटिशन कम होता है। समझ गया। ये एनोटेशंस असल में काफी लॉजिकल फ्लो देते हैं। कंट्रोल के बाद डेटा पर आते हैं। पैरामीटराइजेशन का जिक्र था, वो कैसे मदद करता है? पैरामीटराइजेशन तब काम आता है जब आपको कोई एक वैल्यू, मान लीजिए कोई URL या ईमेल एड्रेस, कई टेस्ट में यूज करना हो। आप उसे testng.xml में एक पैरामीटर की तरह डिफाइन कर देते हैं, और फिर टेस्ट मेथड में उसे पास कर देते हैं। हाँ, इससे फायदा यह है कि अगर कल को वो वैल्यू बदलनी पड़ी तो बस testng.xml में बदलना होगा, कोड में जगह जगह नहीं। पर अगर मुझे एक ही टेस्ट को, मान लीजिए लॉगिन टेस्ट को 10 अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड के साथ चलाना हो, तब ये पैरामीटराइजेशन काम आएगा। नहीं, उसके लिए पैरामीटराइजेशन उतना सही नहीं है, जैसा सोर्स में भी बताया गया है। ऐसे मल्टीपल डेटा सेट्स के लिए टेस्टng का एक और फीचर है, डेटा प्रोवाइडर। वो इस काम के लिए ज्यादा बेहतर है, पर हाँ, वो एक अलग टॉपिक है, थोड़ा और डिटेल में जाने वाला। ओके, डेटा प्रोवाइडर बात के लिए रखते हैं। अब आखिर में आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, असर्शंस।
इनके बिना तो टेस्टिंग का मतलब ही नहीं। बिल्कुल, असर्शंस ही तो वो चेक्स हैं जो बताते हैं कि आपका एप्लीकेशन सही काम कर रहा है या नहीं। ये असल में क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट, और क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे लॉगिन करने के बाद वेलकम पेज का टाइटल सही है या नहीं, या यूआरएल सही है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। assert डॉट इक्वल्स टू एक बहुत कॉमन मेथड है इसी काम के लिए। आप एक्सपेक्टेड टाइटल देंगे, एक्चुअल टाइटल देंगे। अगर दोनों सेम है, टेस्ट पास। और अगर सेम नहीं है तो टेस्ट फेल हो जाएगा और रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई। ये assertions स्टैटिक मेथड होते हैं assert क्लास के। इनके बिना टेस्ट शायद ग्रीन दिखे, चलता हुआ दिखे, पर वो कुछ वेरीफाई नहीं कर रहा होगा। सही कहा, बिना वेरिफिकेशन के टेस्टिंग अधूरी है। तो अगर समेटें, टेस्टएनजी एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है ऑटोमेशन टेस्ट्स को मैनेज करने का, testng.xml, ग्रुप्स, उनके चलने के फ्लो को कंट्रोल करने का, एनोटेशंस, डेटा को रीयूज करने का, पैरामीटर्स, और नतीजों को पक्का करने का, असर्शंस। हाँ, और स्रोत आगे और भी चीजों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे और एडवांस्ड असर्शंस की बात। सिर्फ टेक्स्ट है या नहीं ये नहीं, बल्कि वो सही जगह पर है या नहीं, वैसा कुछ। और बेहतर रिपोर्टिंग कैसे मिल सकती है, उसकी भी बात है। मतलब वेरिफिकेशन कितना डीप जा सकता है। सही है। आखिर में सब कुछ इसी पर आता है कि आप अपने टेस्ट पर कितना कंट्रोल और कितनी क्लैरिटी चाहते हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, सिर्फ ये चेक करना कि कोई चीज़ चल रही है, जैसे बटन क्लिक हो रहा है, और ये चेक करना कि वो सही ढंग से चल रही है, मतलब सही टेक्स्ट दिख रहा है, सही जगह पर दिख रहा है। इन दोनों के फर्क से यूजर के भरोसे पर क्या असर पड़ता होगा, इस पर सोचा जा सकता है।